नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, विलयन की मोल प्रभाज या फिर कह सकते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। इसको एक अन्य नाम के साथ भी या अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे मोल अंश कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कहते किसे हैं? यदि किसी विलयन के घटक में कोई विलयन है जिसमें ए मोल भी उपस्थित हो और बी मोल भी उपस्थित हो, अर्थात किसी विलयन में दो घटक उपस्थित हो और उन दोनों के अनुपात के योग को, उन दोनों का जो अनुपात होता है वह मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि किसी विलयन के किसी घटक में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन की मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चीनी विलयन लिए, उसमें चीनी का शरबत बनाते हो आप, तो चीनी और पानी के तो विलयन हो ही गया, लेकिन उसमें आप नींबू मिला दिए, नींबू के साथ थोड़ा सा नमक मिला दिए, तो इन सभी यानी द्विअंगी विलयनों की अनुपात की बात हो रही है कि किसी विलयन अर्थात किसी विलयन के घटक में उपस्थित विलेय और विलायक यानी ए मोल और बी मोल कि क्या क्या चीजें उसमें मिलाई गई हैं, उनके अनुपात के यानी उन संख्याओं के अनुपात के, अर्थात नींबू की संख्या कितनी और नमक की संख्या कितनी, कितनी मात्रा मतलब संख्या मतलब मात्रा, ठीक है, मिलाई गई है, उस पर डिपेंड करता है। यानी उसकी संख्या के अनुपात को ही हम विलय का मोल प्रभाज कहते हैं, विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। यदि किसी विलयन की घटक विलयन की घटक क्यों? क्योंकि विलयन भी एक क्या है, घटक ही है ना। विलयन की किसी विलयन के करते हैं, विलयन की किसी घटक में उपस्थित, यदि किसी विलयन के घटक के मोलों में उपस्थित, ठीक है ना, घटक की मोलों की संख्या मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित उनके घटकों, उनके घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात मोल प्रभाज या मूल अंश, मूल
अंश कहलाती है। हो गया? यानी यदि किसी विलयन के घटक में ए मोल और वी मोल दोनों, यानी दो घटक, किसी घटक में क्या हो, दो घटक के अनुपात उपस्थित हो विलयन में उपस्थित, उसके जो सभी घटक हैं वह क्या कहलाएंगे, विलयन की मोल प्रभाज कह सकते हैं। या यहां पे ये भी कह सकते हैं विलयन में उपस्थित सभी उनके सभी घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है ना? मोल प्रभाज कहलाती है। यदि मान लीजिए कि विलय में n मोल उपस्थित हो, यानी एक समय तो ऐसा होगा कि विलय का मोल प्रभाज होगा और एक समय ऐसा भी होगा जो विलायक के मोल प्रभाज होगा। यदि किसी द्विअंगी विलयन है तो उसको अलग अलग से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल n से और कैपिटल N से। तब क्या होगा द्विअंगी विलयन में, तो विलय का मोल प्रभाज बराबर, यहां पे लिख सकते हैं यदि किसी द्विअंगी विलयन, किसी द्विअंगी का मतलब दो की बात हो रही है, मतलब दो घटक हो, क्या हो, दो घटक हो द्विअंगी। यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलय को स्मॉल n से तथा विलायक को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तो अब यहां पे विलय के लिए पहली परिभाषा विलय के लिए लिख लेते हैं कि विलय का मोल प्रभाज बराबर, विलय का मोल प्रभाज बराबर, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, विलय के मोलों की संख्या, या फिर हिंदी में लिख देते हैं विलय के मोलों की संख्या, बटा विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब इसी को छोटा करके अगर हम लिखें या करके तो लिख सकते हैं विलय के मोल प्रभाज यहां पे n, विलय को, ठीक है ना, तो स्मॉल n, या फिर कह सकते हैं मोल प्रभाज बराबर, है ना, मोल प्रभाज स्मॉल n, विलय के मोलों की संख्या क्या है स्मॉल n, और विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n, प्लस विलायक के मोलों की संख्या n, तो ये निकल के आती है विलय
का मोल प्रभाज्य n=2। ठीक है। जबकि विलायक के लिए सूत्र होता है विलायक का मूल प्रभाज्य बराबर विलायक के मोलों की संख्या बाई विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसी को यदि हम या करके लिखे छोटा करके तो होगा इसको यन से डिनोट करते हैं, यानी विलायक के मोल प्रभाज्य को विलायक के मोल प्रभाज्य को या अंश को हम कैपिटल यन से डिनोट करते हैं, बराबर कैपिटल यन बाई स्मॉल यन धन कैपिटल यन। तो इन्हीं के अनुपातों को हम क्रमशः मोल प्रभाज्य कहते हैं। अगर मान लीजिए यदि किसी पदार्थ W मोल घोला गया हो तो, ठीक है, यदि किसी विलयन में क्या हो, घटक में विलेय का मोल प्रभाज्य जो है वह W किया गया हो, W ग्राम उपस्थित हो, तब उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, अगर विलेय के लिए है तो हम लिख लेते हैं स्मॉल n इक्वल टू, स्मॉल n था ना तो स्मॉल w हो जाएगा बाई कैप स्मॉल m बटा स्मॉल w बाई स्मॉल m धन कैपिटल W बाई कैपिटल M। यह यदि किसी पदार्थ को घोला गया है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, तब की बात हो रही है। ठीक है, यही विलायक के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W बाई कैपिटल M बाई स्मॉल w बाई स्मॉल m धन कैपिटल W बाई कैपिटल M। यह विलायक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे स्मॉल w है क्या, तो स्मॉल w बराबर पदार्थ की मात्रा है। यहां पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w विलेय की पदार्थ की मात्रा अर्थात विलेय का भार है, और स्मॉल m अणुभार है। उसके बाद कैपिटल W भी विलायक का पदार्थ है, कैपिटल M बराबर विलायक का अणुभार है। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्मॉल w क्या चीज है, विलेय का। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो स्मॉल w बराबर विलेय के पदार्थ
का अणु भार, सॉरी विलेय के पदार्थ का भार, जबकि स्मॉल m बराबर विलेय के अणु भार, ठीक है। जबकि यही चीज कैपिटल W की बात करें तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस कैपिटल W बराबर हो जाएगा विलायक का अणु भार, सॉरी विलायक के पदार्थ का भार, और कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलायक के अणु भार, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। नोट कर लीजिए, यूरिया के 6% भार से, यूरिया के 6% भार से यूरिया के 6% भार से हो गया जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यूरिया की मोल प्रभाज पूछ रहा है ना। जलीय विलयन में यूरिया की मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही चीज है। मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है, गणना कीजिए। अब इसको आप लगाइए, क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या दिया है। यूरिया के 6% भार दे रहा है, अर्थात स्मॉल w दे रहा है। स्मॉल w बराबर कितना है, 6%, हो गया। जलीय विलयन में यूरिया की मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यूरिया का पहले निकाल लेंगे हम, उसके बाद किसका निकाल लेंगे, जो भी पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम विलेय के लिए यूरिया का मोल प्रभाज निकालें, ठीक है ना, यूरिया यहां पे लिख सकते हैं, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या, क्योंकि तभी निकलेगा जब इसका क्या पता हो हमको, उसका भार पता हो और उसका अणु भार पता हो। मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटा यूरिया का अणु भार, ठीक है। अब आपको पता है कि ये यूरिया का भार 6% दिया है और ये 60 दिया है। कैसे 60 होगा, तो CuNH2 से निकालते हैं तो 60 आता है। आपको यूरिया का सूत्र पता होगा, वहां से निकल जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आएगा 0.1 जब इसको काटेंगे तो, ठीक है ना। तो अब ये यूरिया के लिए निकल गया। अब जल की बात पूछेंगे तो जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जल के मोलों की संख्या भी हमको ज्ञात होना चाहिए। जल के मोलों की संख्या बराबर, अब यहां भी जल का भार होगा, जल का भार बटा जल का अणु भार, जल का अणु भार, हो गया। अब आपको पता है कि जल का भार इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6% दिया है, ठीक है ना। क्या, यूरिया का 6% भार दिया है। तो आप क्या करोगे, किसी भी विलयन को 100% मानते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, 100 - 6 /
जल का अणुभार आपको पता है H2O होता है सूत्र, तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 94, 94/80। अब इसको आप काटोगे 18 पचे 90, पॉइंट लगाओगे 40 हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 3 बार में जाएगा नहीं क्योंकि अधिक हो जाएगा। फिर 4 बचा, फिर 18 दूना 36, तो ऐसे करके 5.22 करके आता रहेगा। अब इसके विलेय की किसकी पूछ रहा है, तो यूरिया की पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N फार्मूला लगा देंगे विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। तो विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करने के लिए अब स्मॉल n आया कितना है, तो ये वैल्यू आपकी स्मॉल n आई है, तो 0.1 बटा 0.1, 0.1 भी कर सकते हो, प्लस 5.22, ये वैल्यू आएगी कितनी, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो 0.1 बाई 5.32 के लगभग, ठीक है ना। अब इसको जब काटेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी 0.018, 796 के करीब आएगा, लेकिन 0.88, ठीक है ना, मोल प्रति केजी, मोल पर केजी, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये मान कभी भी आप 0.187 भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लगभग में जब 7 काटोगे इसको तो 0.018796 करते आएगा, तो वो 1.8 भी दे सकते हो, 7 की जगह पे 8 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आज मोल फ्रैक्शन रहा। अब अगले टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि परासरण दाब किसे कहते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या गुण है, कैसे किसने अर्धपारगम्य झिल्ली की खोज की, किसके द्वारा वह एक पार से दूसरे पार आ जा सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।